Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing judiciary, and under this chapter, we are doing the jurisdiction of the Supreme Court. And side by side, we are also covering the jurisdiction of High Court also, because you don't need to read about High Court separately. जुडिशरी के अंदर ही हमने जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दैट इज़ द मेन कंटेंट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हाई कोर्ट्स के भी क्या जुरिस्डिक्शन होते हैं. ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Then there was writ jurisdiction of the Supreme Court and appellate jurisdiction of the Supreme Court. These three jurisdictions have been discussed, and now today we will discuss some other jurisdictions which are also very important, and one such jurisdiction is called advisory jurisdiction. Advisory jurisdiction, this is also, we can say, a jurisdiction which is possessed only by the Supreme Court. This jurisdiction is not with the High Courts. The High Courts are not given this advisory jurisdiction. It is only with the Supreme Court, and it means the advice देने का jurisdiction है ना. तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसको एडवाइस देगी? ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी. बट कैसे होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ही और सी कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, और अ मैटर कैन ऑल्सो लाइक दिस कि इट इन्वॉल्व्स एनी काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So these matters can be referred by the President of India to Supreme Court for advice. कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर हो रहा है, या फिर कोई ऐसा मैटर है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविज़न इन्वॉल्व है, जहाँ पर प्रोविज़न के इंटरप्रिटेशन की नीड आ रही है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो उस मैटर को एडवाइस, उस मैटर पे एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की. बट हियर वन थिंग इम्पॉर्टेंट, दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस. प्रेसिडेंट तो एडवाइस उनसे मांग लेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देने के लिए वो कोई बाउंडेशन नहीं होती है उस पर कि वो अगर प्रेसिडेंट ने उससे एडवाइस मांगा है तो उनको एडवाइस देना ही है. एंड वन मोर थिंग इज देयर, that the president is also not bound to accept such advice. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से. ठीक है, इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट मतलब ग्राउंड हो सकता है, लाइक कोई मैटर अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, लाइक या फिर some matter is there which is involving the interpretation of the constitution, then in that case the president has the right to has the right to ask for the advice of the Supreme Court. But here two things are there कि Supreme Court is not bound to give advice. वो advice देने के लिए bound नहीं है कि वो अगर प्रेसिडेंट ने मांग दिया तो उनको एडवाइस देना ही हो, चाहे तो नहीं भी दे. एंड अगर वो जो भी एडवाइस दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसको प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे, मान ही ले, उसके अकॉर्डिंगली काम करे, ऐसी भी बात जरूरी नहीं है. प्रेसिडेंट इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस. प्रेसिडेंट इज फ्री टू फॉलो द एडवाइस और नॉट फॉलो द एडवाइस. ओके, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट a question arise कि what is the utility of the advisory power. जब उनसे एडवाइस मांगा जाएगा ना तो he is bound to give advice. जब ये एडवाइस दे देंगे तो ना तो president is bound to give to follow the advice. So what is the utility of this power? क्यों ये advisory power का मतलब क्या है, advisory jurisdiction का मतलब क्या है? But it has its utility. We can say the utility is twofold. First utility we can say that
it allows the government to seek legal opinion. What is the legal points are there in some matter. ठीक है, एक्शन लेने के पहले ही, अभी काम नहीं हुआ है, एक्शन हैज़ नॉट बीन टेकन ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर, उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो उसके पहले ही उसको मैटर को दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस के लिए. तो व्हाट विल हैपन कि सपोज करो विदाउट रेफरिंग द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, जो भी लीगल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लीगल टेक्निकलिटी, लीगल लूप होल्स लग रहे थे, कोई सपोज कोई बिल, सम बिल इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तो उस बिल के रिगार्डिंग कुछ लीगल ओपिनियन लेने की नीड हो रही थी, बट नहीं लिया गया, और वो बिल जो है वो दोनों हाउस से पास होकर के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से बन जाता है लॉ. तो क्या होगा, फिर लिटिगेशन होगा ना, बिकॉज उस पर तो बनने के पहले ही देयर वाज कंफ्यूजन, जो हमारी गवर्नमेंट थी उनके बीच में कंफ्यूजन था, कुछ लीगल पॉइंट्स आ रहे थे, कुछ मेंबर्स ने रेज किया था, हाउस में भी रेज हुआ, बट स्टिल बिकॉज मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट की तो वो पास हो जाती है. बट पास होने के बाद बिल जब लॉ बन जा रहा है तो फिर लिटिगेशन होंगे, बिकॉज हमें ये राइट है लिटिगेशन का. किसी भी जो भी एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, या जो भी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने पॉलिसी के रिगार्डिंग, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. तो फिर क्या होगा, लिटिगेशन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लिटिगेशन बिना मतलब का बढ़ेगा. तो उस नंबर ऑफ लिटिगेशन को डिक्रीज करने के लिए, बिकॉज वी नो आवर जुडिशरी इज ओवरबर्डन्ड, है ना, काम ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, जुडिशरी का काम ऐसे ही बहुत लेट लतीफ़ होता है. तो इन दिस सिचुएशन हम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ लिटिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बनने के पहले ही आप लीगल व्यू ले लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली वॉट एवर चेंजेस इज रिक्वायर्ड दैट शुड बी डन, है ना. तो ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस हम इसको कहेंगे. एंड सेकेंड थिंग इज कि वॉट एवर एडवाइस इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गवर्नमेंट अपना काम करती है. तो इस तरह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स कम होते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ आती हैं लीगल मैटर्स में, जो टेक्निकल इश्यूज फंसते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है वो है, इस तरह की जो बातें आती हैं, अगर आपने पहले ही एडवाइस ले लिया तो फिर मैटर जो है वो सुधर जाएगा. अगर हाँ उसके अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट ने अपने इसमें चेंजेस कर लिए तो इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कहेंगे कि प्लेस है. It's an important advice jurisdiction of the Supreme Court. Okay, and now we come to the next jurisdiction. So the next jurisdiction is review jurisdiction. अब ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन क्या है, इसके रिगार्डिंग वी विल कंसिडर वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 137. This article says that the Supreme Court shall have the power to review any judgment pronounced or order made by it. ठीक है, ये इसको हम रिव्यू जुरिस्डिक्शन इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसको ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इज इटसेल्फ इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजंस. दो वी हैव सीन दैट सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, एपेक्स कोर्ट है ना, और हर कोई इसकी बात मानेगा. अभी विल डिस्कस वन मोर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 144, और उस आर्टिकल में भी ये कहा गया है कि जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोर्ट्स हैं, वो अथॉरिटीज़ हैं, इंडिविजुअल हैं, एवरीवन विल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन
को मानने के लिए बाउंड नहीं है. द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू do according to its decision, and it has given power under article 137 that it can anytime it can review its decision. कभी भी इसको लगता है कि इसने जो डिसीजन लिया उसमें कुछ मिस्टेक था या वॉट एवर इट ऑन एनी ग्राउंड इट कैन रिव्यू इट. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिव्यू जुरिस्डिक्शन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. कोई कहीं अपील के लिए नहीं जा सकता है, तो इस कारण ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है. ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और हमारा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 144. आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, आर्टिकल 144. This article says that all authorities, be it civil, be it judicial, all the authorities in the territory of India shall act in aid of Supreme Court. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिविल हो, सिविल अथॉरिटीज़ को भी, यानी कि सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज़, बट ऑल द सिविल अथॉरिटीज़ आर देयर टू एड the Supreme Court, because we have a unified judiciary, we have an integrated judiciary, है ना. तो ये बता रहा है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अथॉरिटी जो है वो सबसे ऊपर है. वॉट एवर डिसीजंस आर डिलीवर्ड, वॉट एवर जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना. जो भी ये ऑर्डर पास करते हैं, जो भी ये जजमेंट लेते हैं, दैट आर इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री. कहीं भी किसी भी जगह पे हम नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एनफोर्स नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो ये आर्टिकल 144 से रिलेटेड है. एंड देन वन more power is there, one more jurisdiction of the Supreme Court is there, and that is contempt of the court. ठीक है, अब ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट का. साथ साथ ये हाई कोर्ट का भी पावर होता है. और अगर किसी भी तरह से कोर्ट की, जिसको हम कहेंगे कंटेम्प्ट हो रहा है, कोर्ट के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है, उसकी अवहेलना हो रही है, उसका अपमान हो रहा है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस बनता है. Like we have discussed about it when we were discussing legislature, that our legislators have not been given this power to discuss about the conduct of any judge in the house itself. मतलब हाउस के अंदर भी वो किसी एक पर्टिकुलर जज के कंडक्ट के बारे में या जजमेंट के बारे में, मतलब आप पर्सनली आप नहीं अटैक कर सकते. एज अ होल यू कैन से जजमेंट के बारे में आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, बट यू कैन नॉट पर्सनली किसी के अगेंस्ट इस तरह से किसी जज के अगेंस्ट बोल सकते. इवन द पार्लियामेंटेरियंस, तो फिर कॉमन पीपल की तो बात ही अलग है. तो इसी में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस बनता है. ठीक है, जिसमें कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोर्ट की कंटेम्प्ट हुआ है, उसने उसके अपमान हुई है या उसके डिसीजंस को नहीं फॉलो किया गया है, तो उसमें वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस बनता है. और सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ही अपने, अगर उसका कंटेम्प्ट हो रहा है तो वो उस केस को वो खुद ही डिसाइड करती है. ओके, तो ये वी हैव कंप्लीटेड आर दिस जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. एंड नाउ वी मूव टू another subtopic, and this is judicial activism. Judicial
एक्टिविज्म. अब व्हाट इज दिस जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जुडिशियरी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है. इट इज़ डूइंग मोर देन रिक्वायर्ड, इट इज़ डूइंग मोर देन एक्सपेक्टेड, है ना. तो इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं कि जब जुडिशियरी जो है वो उसको जितने भी पावर्स दिए गए थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट एवर पावर्स आर गिवन टू द जुडिशियरी, इट इज नॉट confined to those powers only. It is going beyond its jurisdiction, we can say. इसके दोनों चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज एसोसिएटेड विथ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वी टॉक ऑफ public interest litigation, because we can say it's a tool, one of the tools through which judicial activism is done. Yeah, we can say that it's a tool, one of the tools through which judiciary has become active. अगर judiciary को बहुत ज़्यादा active हो गई है, अपने jurisdiction को भी कई मामलों में, in many cases it happens कि it is crossing its jurisdiction, तो भी हम क्या देख रहे हैं कि कैसे इसके लिए कुछ टूल चाहिए ना. हाउ विल इट क्रॉस इट्स लिमिटेशंस? तो ये वो टूल है. एंड इसका अगर हम देखें तो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है दैट इज मोर. यस, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है, इसमें हम वो नहीं कह सकते हैं, पीछे नहीं हो सकते. नेगेटिव भी है बट पॉजिटिव इज मोर इम्पॉर्टेंट. जितना जुडिशरी में जो प्रॉब्लम्स थी, इसका जो एक्सेसिबिलिटी था कॉमन पीपल तक नहीं हो पाता था. जो पुअर पीपल हैं, इलिटरेट पीपल हैं, उनके साथ सब कुछ इनजस्टिस हो रहा है एंड दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. स्टिल टुडे दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बट बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दे आर गेटिंग जस्टिस. तो ये बहुत ही जिसको हम कहेंगे इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, रेवोल्यूशन ला दिया जुडिशियरी में, है ना. जो जुडिशियरी का फंक्शनिंग का तरीका था उसको इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया. और ये जो जिस रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, विच बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसने जुडिशियरी को पीपल फ्रेंडली बना दिया. जो जिस जुडिशरी में कॉमन पीपल या हम कहें इलिटरेट एंड पुअर पीपल, जहाँ जिनको कोई ये नहीं था, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, वो उनके लिए एक्सेसिबल बन गए. तो ये है हमारा PIL, जिसको हम कह सकते हैं कि इसने रेवोल्यूशन ला दिया जुडिशरी के फंक्शनिंग के तरीके में. ठीक है. और इसी PIL का एक और नाम होता है, दैट इज सोशल एक्शन लिटिगेशन. दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आपके एग्जाम में PIL की जगह SAL यूज होता है तो बोथ आर सिमिलर, यू मस्ट नो दिस. ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल एक्शन लिटिगेशन. Now we need to understand the meaning of this PIL. ठीक है, ये PIL या SAL जिसको हम कह रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है? So we have to derive the meaning from the words only. Like we are saying public interest litigation. Litigation का means case, कोई भी मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में हम जाता है उसको हम लिटिगेशन कहते हैं.
अब ये जो लिटिगेशन हो रहा है, जहाँ पर हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, बोथ आर सेम बट वी विल डिस्कस दीज इन डिफरेंट वेज, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो लिटिगेशन हो रहा है, जो केस हो रहा है, वो कौन कर रहा है, वो क्यों हो रहा है, दैट इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। जो पीपल हैं एट लार्ज, उनके इंटरेस्ट में लिटिगेशन हुआ है। द लिटिगेशन इज नॉट डन बाय फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीजन, ठीक है। जो लिटिगेशन हुआ है उसके पीछे पब्लिक कॉज है, जनरल कॉज है, ओके। इसी तरह से अगर हम सोशल एक्शन लिटिगेशन को भी देखें, तो उसमें भी यही हो रहा है कि सोशल एक्शन लिटिगेशन है। जो केस हुआ है, जो लिटिगेशन हुआ है, वो सोशल प्रॉब्लम्स, जो सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमारे पुअर सेक्शन है, इलिटरेट सेक्शन एंड इलिटरेट एंड पुअर सेक्शन जो है, उनके लिए ये एक्शन लिया गया है, ठीक है। उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके इन्हांसमेंट के लिए ये लिटिगेशन हुआ है। इसको हम कहते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन। तो अब ये सवाल उठता है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो मेंशन ऑफ दीज वर्ड्स, नीदर PIL नॉर SAL, नथिंग इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्टिल we find that this PIL has become one of the most important feature of our judiciary, of our judicial system. तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? There is a reason behind it, and what we find that what happens normally, जब कोई भी नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ को हम फॉलो करते हैं, तो what happens कि an individual approach the courts, है ना। इफ उस इंडिविजुअल के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस हुआ है, किसी भी तरह से अग्रीव्ड है, वो विक्टिम है ना। हम विक्टिम हैं, हम अग्रीव्ड हैं, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, किसी तरह का लॉ को नहीं फॉलो किया गया हम किसी ने हमारे साथ, और जिसके कारण हम प्रॉब्लम में आए, तो हम उसको लिटिगेशन करते हैं, है ना। हम अप्रोच करते हैं कोर्ट को। तो यही नॉर्मल सर्कमस्टांस में ऐसा ही होता है ना। जिसका भी राइट का वायलेशन हुआ है, या फिर जो भी पर्सन किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, वही कोर्ट में जाता है। अगर हम डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, तो हमारे लिए हमारा जो नेबर है, वो तो नहीं जाएगा ना कोर्ट में, हमें ही जाना होगा। किसी भी तरह से अगर हम हमारे साथ हमारे राइट का वायलेशन हुआ है, या हम किसी तरह के डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो हमें खुद जाना होगा कोर्ट में, है ना। नॉर्मल सर्कमस्टांस यही है। लेकिन व्हाट वी फाइंड कि ये जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ था, दैट अंडरवेंट अ चेंज अराउंड 1979। कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए जिसके कारण इसको चेंज होना पड़ा, और वो क्या सिचुएशंस थे, हम उसको ही डिस्कस करेंगे। 1979 में क्या हुआ कि जो कोर्ट थे हमारे, उसने कुछ ऐसे केस भी सुने जो केस अग्रीव्ड ने, विक्टिम ने फाइल नहीं किया था, बट उस विक्टिम के बिहाफ में किसी और ने फाइल किया था। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर विक्टिम ही केस फाइल कर सकता है, विक्टिम के बिहाफ में कोई और केस फाइल नहीं करता था। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जिसमें कि 1979 में विक्टिम ने केस नहीं फाइल किया, बल्कि विक्टिम के बिहाफ में किसी और ने केस फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को रिजेक्ट नहीं किया कि ये विक्टिम तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, जो इन्वॉल्व है उसने तो फाइल किया नहीं है, तो हम ये केस नहीं सुनेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स पे चलता कि नहीं, जो हमें भाई लिखा गया है, हम तो उसी को मानेंगे, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, जो रूल बुक हमारा है, दैट सेज कि विक्टिम शुड फाइल द केस, एंड द विक्टिम हैज नॉट फाइल्ड द केस, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस केस। अगर ये होता, तो आज we were not discussing all these things। जो हमने कहा कि वो पुअर के लिए एक्सेसिबल हो गया,
इलिटरेट के लिए एक्सेसिबल हो गया, वो इसी के कारण हुआ क्योंकि 79 वाले मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया। ओके, क्यों कंसिडर किया, आखिर क्या रीजन थे? अगर कोई हमारा प्राइवेट मैटर होता, जैसा कि आई टोल्ड यू कि हम किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, लैंड डिस्प्यूट है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, जो वॉट एवर इज हैपनिंग, ठीक है, और हमारे बिहाफ में हमारा नेबर अगर उस केस को फाइल करता, तो क्या कोर्ट उसको इंटरटेन करती? नहीं करती। तो क्यों किया इंटरटेन? आखिर 1979 में कोर्ट ने दूसरे के बिहाफ में जब हमने केस, किसी और ने केस किया, तो उस केस को क्यों एंटरटेन किया कोर्ट ने? उस केस को इसलिए एंटरटेन किया कोर्ट में क्योंकि उसमें जो मैटर इन्वॉल्व था, दैट वाज द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज द रीजन. So the case involved a matter of public interest, and that is why the Supreme Court has entertained that case. और उसके अलावे उसी समय around the same time what happened that the Supreme Court also took up the cases about right of prisoners. Prisoners के right के regarding एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी, उस केस को भी लिया। और इसके बाद से हम क्या देखते हैं कि आफ्टर दैट लार्ज नंबर ऑफ केसेस स्टार्टेड टू कम टू सुप्रीम कोर्ट, एंड द केसेस वेर पब्लिक, द केसेस इन्वॉल्व्ड द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. एंड हु वर द पीपल who were filing these cases? The people were public spirited citizens. Public spirited citizens, the citizens who are not who are, it's not they are not concerned with their private concern, private matters, but they were public spirited people. उनको ये था कि जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उनको प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को वो सही करना चाहते थे. दे वांटेड टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स व्हिच वर देयर इन द सोसाइटी. तो ऐसे लोग जो होते हैं, जिनको हम लीडर कहते हैं इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, वो उनको ये लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, बट जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक अप. तो इस तरह के मैटर में क्या होता है कि इनजस्टिस होता रह जाता है बिकॉज द पर्सन इज नॉट एबल इन एनी वे. न तो उसको नॉलेज है, न तो उसके पास पैसा है. बट ऐसे जो लोग हैं, जो पब्लिक इंस्पिरेटेड पीपल हैं, वो उस तरह के केसेस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू लाने लगे. और ऐसे ही बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जिनको जो इस तरह की कॉज के लिए जिन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया, केसेस फाइल करना स्टार्ट किए, है ना. तो ये एक, इसको हम कह सकते हैं, इट्स लाइक अ बून फॉर द स्पेशली द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो हमारा जब भी सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस होता है, चाहे वो किसी भी तरह का इनजस्टिस हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरह का इनजस्टिस जहाँ कहीं भी होता है, वो किसके अगेंस्ट होता है? जो वीक है, जो भी सोसाइटी में वीक है, उसके अगेंस्ट ही इनजस्टिस होता है. वीक कौन है? वुमेन है, ओल्ड एज पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, चाइल्ड हैं. तो इस तरह के जो अब्यूजेस सोसाइटी में होते रहते हैं, वो क्यों होते रहते हैं? बिकॉज ये जो वीक है, जिसको हम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है. दे आर नॉट रिसोर्सफुल पर्सन, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ knowledge of the law of the land, they are not having any kind of knowledge of the constitution. कई बार they are knowing the constitution, they are knowing the law, but they don't have resources, they don't have time to follow up the case. और इन सब का जो consequence होता है वो क्या होता है? injustice, prolonged injustice चलता जाता है, चलता जाता है. तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसी भी सोसाइटी को पूरी तरह से बर्बाद करती हैं. कई बार हम ये देखते हैं कि चीज़ें हम जान रहे हैं कि ये गलत है, स्टिल हम उसको मानते जाते हैं क्योंकि हम लड़ने की ताकत नहीं होती है ना. तो ये जो लड़ने की ताकत नहीं होती है, ये ताकत ही तो दे रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. आप मत लड़िए, आप गरीब हैं, आप के पास रिसोर्सेज नहीं है,
आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड, यू आर नॉट सपोज टू मूव इन द कोर्ट। एक जो गरीब मजदूर है वो अगर केस करेगा और उसको कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे, तो क्या वो कभी भी केस करना पसंद करेगा? उसको तो मजदूरी करनी है ना, दिन भर कमाएगा तब तो वो खाएगा। तो वो कोर्ट आके क्या करेगा? क्यों आएगा वो कोर्ट? कभी नहीं आएगा, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। उसके बिहाफ में ऐसे लोग हैं जिनको हम पब्लिक स्पिरिटेड पीपल कह रहे हैं, जिनको हम जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके बिहाफ में वो कोर्ट में जाएंगे। उनको जाने की जरूरत नहीं है जो अग्रीव्ड है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। दे आर बिजी इन फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ। दे डोंट हैव टाइम टू गो टू द कोर्ट। कोर्ट जाएंगे तो खाएंगे क्या, है ना? तो उनके लिए ये हुआ, और ये सच में इसने रेवोल्यूशन ला दिया हमारे जुडिशियल सिस्टम में। सो वी विल डिस्कस इट, कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास।